ये कहानी है गोरखपुर के छोटे से गांव की, जहां भूमि अपनी माँ सविता के साथ रहा करती थी। भूमि बहुत सुंदर, पतली सी और घमंडी लड़की थी। भूमि, तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? आज तो तेरा कॉलेज में आखिरी दिन है मेरी बच्ची। जाना है ना मम्मी। जा, तुझे तो तैयार होने में भी बहुत देर लगती है। नहीं मम्मी, ये तो गलत है। आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि उसे तैयार होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। ठीक है, तू तैयार होके आ जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। भूमि तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। सविता घर के काम कर रही थी, तभी उनकी पड़ोसन अनीता घर में आती है। अरे सविता बहन, कहाँ हो? अरे सुनीता बहन, तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ आज? अरे कहाँ बताऊँ बहन, भूमि को जाते हुए देखा तो एक बात मन में आई, सोचा आपको आकर बता दूं। अरे बताओ ना बहना, क्या कहना है? भूमि सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है, और भूमि अब बड़ी हो रही है, तो भूमि के लिए एक रिश्ता है। आप बोलो तो बात करो। अरे बहन, तुमने तो मेरे मुँह की ही बात छीन ली। ये बात करने में तो मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। हमारी भूमि के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। अरे मेरी नजर में एक लड़का है, अच्छा कमाता है और खाता पीता परिवार है। तुम बोलो तो मैं अगले संडे लड़के वालों को बुला लेती हूँ। अरे हाँ, ठीक रहेगा, तुम अगले संडे लड़के वालों को बुला लो, मैं घर में बात कर लेती हूँ तब तक। अनीता बात करके वहाँ से चली जाती है और सविता भूमि को उसके रिश्ते के बारे में बताती है। ठीक है मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। भूमि रिश्ते के लिए तैयार होती है और फिर एक दिन लड़के वाले भूमि को देखने आते हैं। लड़के का नाम रोहित होता है। रोहित मोटा सा लड़का था और वो अपनी माँ कलावती और पिता रवि के साथ भूमि को देखने आता है। और कलावती, रवि और रोहित तीनों ही मोटे थे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आपका बेटा रोहित है ना? ये जी, ये हमारा बेटा रोहित है। बेटा, आपने कुछ ज्यादा ही वेट बढ़ा नहीं रखा है अपना? अरे वेट में क्या रखा है, दिखना भी तो चाहिए ना कि हम खाते पीते घर के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सविता मन में सोचती है, ये तो ज्यादा ही खाते पीते परिवार का है। मेरे नाजुक सी बेटी इन सब के साथ में रहेगी कैसे? और खास सोचने लग गई हो सविता बहन, अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी जी, अभी बुलाती हूँ। बेटी भूमि, चाय लेकर आओ मेहमानों के लिए। अपनी माँ की आवाज सुनकर भूमि चाय लेकर हॉल की तरफ आती है। भूमि इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही कलावती तो शादी के लिए हाँ कर देती है, पर रोहित उसे देखकर चुप हो जाता है। और जैसे ही भूमि रोहित को देखती है तो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वही हो ना, छोटा हाथी? पतली छिपकली, चुप हो जाओ। रोहित और भूमि की ये लड़ाई देखकर सभी उन्हें देखने लगते हैं और कलावती बोलती है, अरे बेटा, तुम तो बड़ी सुंदर हो, पर तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। माफ करना बहन, तमीज तो आपके बेटे को भी नहीं है। अरे चुप हो जाओ सब। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुम पहले मिल चुके हो? हाँ पापा, ये भूमि मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तुम्हें भूमि पसंद नहीं है क्या? नहीं पापा, भूमि पतली जरूर है पर सुंदर भी तो है। भूमि बेटा, तुम्हें रोहित पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है अंकल, रोहित तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो लड़ते क्यों हो? अरे हाँ बताओ बेटा, लड़ क्यों रहे हो? भूमि तो इतनी सुंदर है, मुझे तो देखता ही पसंद आ गई। बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सविता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और भूमि को समझाती है, रिश्ता अच्छा है और रोहित को तू पहले से जानती है, खाते पीते परिवार के लोग हैं। मुझे तो लगता है तुझे सुखी रखेंगे, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। ठीक है मम्मी। ऐसे ही रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और सुंदर पतली सी भूमि अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ भूमि बेटा, तुम्हारा ससुराल में स्वागत है। थैंक यू मम्मी। भूमि को जो भी देखता वो कलावती को कहता कि इतनी सुंदर और पतली सी बहू आपको कहाँ से मिल गई, और अपनी तारीफ सुनकर भूमि और घमंड में आ जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और भूमि अपने ससुराल में एडजस्ट होने लगती है। और फिर एक दिन कलावती, रवि, रोहित सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी कलावती बोलती है, अरे भूमि, तुम पराठे नहीं ले रही? मम्मी जी, मैं इतना तेल वाला पराठा नहीं खाती। अरे तुम तो कमजोर हो, तुम्हें तो एक नहीं 2-4 पराठे खाने चाहिए। रोजाना लोगों को पता तो चले कि तुम भी खाते पीते घर की बहू हो। नहीं मम्मी जी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। खा लो भूमि, जब मम्मी इतना कह रही हैं। सबके कहने पर भूमि पराठा ले तो लेती है पर पराठा खाती नहीं है और फिर वो किचन में जाकर वो पराठा डस्टबिन में फेंक देती है और उसे उनके घर की नौकरानी रोकती है। बहू रानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें क्या मतलब है इससे? तुम जाकर अपना काम करो। आप ऐसे पराठे क्यों फेंक रही हैं? अरे इतना ऑयली पराठा कौन खाता है? मुझसे इतना ऑयली पराठा नहीं खाया जाएगा। ये लोग खिलाकर मुझे मोटा करना चाहते हैं। बहू रानी, आप इतनी पतली भी तो है। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता जब इंसान पतला होता है तो कितना सुंदर लगता है। अरे बहू रानी, आप चाहे पतली हो या मोटी, सुंदर तो आप रहोगी ही, और आपको तो अच्छे से खाना चाहिए ताकि लोग बोल ना सके आपको।
आपको पता है मोहल्ले में सब बोलते हैं कि आप सीख की तरह पतली हो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी सबको मोटी होकर दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर भूमि चली जाती है और भूमि ज्यादा खाना शुरू कर देती है। फिर वो सब खाती है जो पहले नहीं खाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर पतली भूमि अब मोटी होने लगती है और वो इतनी मोटी हो जाती है कि उससे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। भूमि कहाँ हो तुम? भूमि कमरे में से आवाज लगाती है, जी रोहित जी अभी आई। जी रोहित जी आप आ गए ऑफिस से, क्या बोल रहे थे बताइए। पानी मांग रहा था, तुम इतनी देर में नीचे आई हो कि अब तो प्यास खत्म हो गई। तुमसे तंदुरुस्त होने के लिए कहा था, इतनी मोटी होने के लिए थोड़ी कहा था। ऐसा बोलकर रोती हुई कलावती और रवि दोनों हंसने लगते हैं और ये देखकर भूमि को बहुत बुरा लगता है। भूमि मेरे लिए भी एक गिलास पानी ला दो। जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। भूमि पानी लेने किचन की तरफ जाती है, तभी कलावती रोहित से बोलती है, रोहित बेटा अब तो बहू मोटी हो गई है, इससे बोल के थोड़ी डाइटिंग कर ले। मोहल्ले में सभी लोग बातें बनाते हैं कि कितनी मोटी है ये। ये सुनकर भूमि को गुस्सा आता है और वो वापस आकर अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी आपके मोहल्ले वाले तो बहुत ही बुरे हैं। जब मैं पतली थी तब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब मोटी हो गई हूँ तो वो लोग बातें बनाते हैं, उनसे बोलना मैं उनके घर का नहीं खाती। बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और कैसी बातें करूँ मम्मी जी आप ही बताइए। हाँ मम्मी, भूमि सही बोल रही है। मोहल्ले वालों को तो बातें बनाने के सिवा कोई काम नहीं है। आप मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान ही क्यों दे रही हैं? भूमि मेरी पत्नी है, वो मोटी हो या पतली हो इससे लोगों को कोश लेना देना नहीं होना चाहिए। ये देखकर भूमि को बहुत अच्छा लगता है कि रोहित उसकी तरफ से बोल रहा है और उसके बाद से भूमि अपने खाने पर कंट्रोल करने लगती है और वो फिर से पतली और सुंदर हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। असम की स्वाति दिल्ली से पढ़कर अपने घर पहुंच गई थी और कुछ ही दिनों में उसने घर का सारा काम सीख लिया था। स्वाति बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी जिसके लिए उसकी मम्मी सुशीला अब लड़कों के रिश्ते तलाश रही थी और हर बार की तरह स्वाति इस बार भी मना कर देती है। आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी कि स्वाति हर रिश्ते को मना क्यों कर देती है। ऐसा बोलती हुई सुशीला स्वाति के कमरे में जाती है। स्वाति आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम हर रिश्ते के लिए मना क्यों कर देती हो। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती हो ना कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखो स्वाति अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम हमें बता दो, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मम्मी, अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अपनी मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर स्वाति बहुत खुश हो जाती है, पर वो अभी कुछ बताना नहीं चाहती थी। पर उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, वो कोई ना कोई रिश्ता लाती रहती थी और स्वाति बहाने बनाकर रिश्तों को मना कर दिया करती। स्वाति आखिर परेशानी क्या है तुम्हें? किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती हो, किसी रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं करती हो? कारण क्या है? मम्मी मैं किसी को पसंद करती हूँ। सुशीला के बार बार पूछने पर स्वाति अब बता ही देती है। किसे पसंद करती हो तुम? मम्मी उसका नाम जगबीर है और वो मेरे साथ दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता है। वो दिल्ली में रहता है? नहीं मम्मी वो दिल्ली में नहीं रहता, जगबीर पटियाला से है और मम्मी वो लोग पंजाबी हैं। जगबीर के घर वालों को पता है ये बात कि तुम असम से हो? मम्मी जगबीर के घर में ये तो पता है कि वो मुझे पसंद करता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं असम से हूँ। तू बेटा उसके लिए अपने रिश्ते को मना कर रही है, उसके घर वाले नहीं माने तो? नहीं मम्मी जगबीर ने मुझसे वादा किया है कि वो अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर लेगा। तुम जगबीर को फोन करो और इस रिश्ते को लेकर उसे घर आने को कहो। ठीक है मम्मी। अपनी मम्मी को राजी होता देखकर स्वाति खुश हो जाती है और वो जगबीर को कॉल करती है। पहली ही बार में जगबीर कॉल नहीं उठाता, तभी स्वाति घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा, जगबीर ने फोन नहीं उठाया? नहीं मम्मी पता नहीं क्यों, क्या पता कहीं बिजी हो या फोन रखकर भूल गया हो। तुम दोबारा मिलाओ। स्वाति जगबीर को दोबारा से फोन करती है और जगबीर इस बार फोन उठा लेता है। हेलो जगबीर कैसे हो तुम? मैं कॉल कर रही थी, तुमने रिसीव नहीं किया। वो मैं मम्मी के साथ था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया था। जगबीर तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी शादी के लिए मान गई? हाँ जगबीर मेरी मम्मी मान गई, तुम जल्दी से रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ। ठीक है, मैं अगले संडे अपनी मम्मी के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। फिर संडे को जगबीर अपने माता पिता के साथ स्वाति के घर आता है और जगबीर की माँ हरजोत को स्वाति देखते ही पसंद आ जाती है। अरे बहन जी हमें तो तुम्हारी कुड़ी बड़ी पसंद है, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। आपको पता भी है ना कि हम असम से हैं। असम से हो तो क्या, हो तो इंसान ही। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाई साहब। बस तो फिर दिसंबर में शादी कर लेते हैं।
बस अब तो तुसी दिसंबर की शादी की डेट पक्की समझो, जैसा आप कहीं बहन। स्वाति और जगबीर का रिश्ता पक्का हो जाता है और देखते ही देखते दिसंबर का महीना भी आ जाता है और उनकी खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन जगबीर की मम्मी हरजोत को स्वाति के यहाँ की कुछ रस्मों में झिझक होती है, पर वो शादी के उत्सव में कुछ नहीं बोलती और शादी खत्म हो जाती है। हरजोत, बहू आ गई, पूजा की थाली लेकर आओ, बहू का स्वागत नहीं करोगी? आ रही हूँ सुखबीर जी। हरजोत पूजा की थाली लाती है और स्वाति और अपने बेटे जगबीर की आरती करती है और बोलती है, बहू अब तुसी अपने दाहिने पैर को आगे करके ये कलश गिराओ और घर बिच विराजो। हरजोत के कहने पर स्वाति कलश को पैर मारकर गिराती है। तुम्हारा स्वागत है बहू साडे घर में। थैंक यू पापा जी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुझे जो भी बात पूछनी हो बाद में पूछ लेना, हम पंजाबी हैं और तुम्हें हमारे सारे रीति रिवाज मानने होंगे और जो भी तुमने अपने मायके से सीखा है ना उसे वही छोड़ देना, समझी ना पुत्र? ठीक है मम्मी जी। अरे हरजोत जी, ये क्या बातें लेकर बैठ गई? पूछो तुम बहू, क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं पापा जी। हरजोत का ऐसा रवैया देखकर स्वाति डर जाती है और फिर कुछ नहीं पूछती। फिर धीरे धीरे दिन बीतते हैं और वो कुछ भी करती तो हरजोत उसे दूसरे राज्य के होने के कारण सुनाया करती और स्वाति को बहुत बुरा लगता। कुछ ही दिनों में लोहड़ी आने वाली थी। हरजोत स्वाति से बोलती है, अरे पुत्र 15 दिनों में लोहड़ी है, मैं नहीं चाहती कि सोसाइटी में सबको पता चले कि तुम दूसरी कास्ट की हो। लोहड़ी के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना, सोसाइटी में मेरी नाक न कट जाए पुत्र। हरजीत की नई बहू है कि कुछ जानती नहीं, किसी के मुंह से मैं ऐसा न सुन लूं। हरजीत की बात सुनकर स्वाति मन ही मन सोचती है, हे भगवान कहाँ फंस गई, मुझे तो लोहड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं ये सब रस्में कैसे करूँगी। हरजोत तो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है पर स्वाति सोच सोच कर परेशान हो जाती है। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन निकल गए और अभी मैंने लोहड़ी की कोई तैयारी नहीं की। समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं, किससे मदद लूं। स्वाति सोच ही रही थी कि तभी उसे जगबीर बोलता है। स्वाति क्या हुआ? कुछ नहीं जगबीर। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम परेशान लग रही हो, आखिर बात क्या है? जगबीर के पूछने पर स्वाति उसे सब बताती है। जगबीर, मम्मी जी ने मुझसे लोहड़ी की तैयारी करने को कहा है। हाँ तो कर लो, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब फिर तुम जानते हो तो मुझे लोहड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो असम के हैं और असम में लोहड़ी नहीं मनाते। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहना चाहती हो तुम? अरे तुम्हारे पास फोन है, लैपटॉप है, किसी में भी लोहड़ी के बारे में देख लो, एक एक रस्म के बारे में सब चीज आ जाएंगी। हाँ, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया कि मैं फोन पर लोहड़ी के बारे में सब जान सकती हूँ। हाँ, तुम फोन में सर्च कर लो और अगर कुछ समझ ना आए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं अभी सर्च करती हूँ। स्वाति अपने फोन में लोहड़ी के बारे में सब कुछ सर्च कर लेती है और लोहड़ी की सारी रस्में सीख लेती है। वो अपनी सेविंग से एक फुलकारी सूट भी ऑर्डर करती है। ऐसे ही लोहड़ी आने में एक ही दिन बचा था। लोहड़ी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब बस लोहड़ी में जो भांगड़ा होता है मुझे वो सीखना है। भांगड़ा तो मैं टीवी देखकर भी सीख सकती हूँ। भांगड़ा सीखने के लिए स्वाति टीवी में भांगड़ा लगा लेती है। उसे देखकर भांगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ जगबीर आता है। ये क्या कह रही हो स्वाति? तुम तो जानते हो ना कि मुझे भांगड़ा नहीं आता, वही सीख रही हूँ। अच्छा। ऐसा बोलकर जगबीर हंसने लगता है। हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा भांगड़ा देखकर जैसे मैं करता हूँ वैसा करना, मैं तुम्हें भांगड़ा सिखाता हूँ। ठीक है। जगबीर स्वाति को भांगड़ा सिखा देता है और फिर लोहड़ी की सुबह होती है और पूरी सोसाइटी सज जाती है। रात होती है और पूरी सोसाइटी के लोग एक पार्क में लोहड़ी मनाने के लिए जमा होते हैं। सुखबीर जी जल्दी आ जाओ, सब लोग चले गए, हम ही रह गए। चल हरजोत। अरे बच्चों, हम लोग जा रहे हैं, तुम दोनों कब चलोगे? मम्मी मैं तो तैयार हो गया, ये स्वाति को टाइम लग रहा है, आप चलिए हम लोग आ रहे हैं। स्वाति सब रस्मों और रिवाजों के बारे में जान लिया है ना, कुछ रह तो नहीं गया? पूछ लो, अभी सोसाइटी के सामने मेरी नाक मत कटवाना। मम्मी आप परेशान मत होइए, आप चलिए मैं आता हूँ लेकर। चलो ठीक है। ऐसा बोलकर हरजोत और सुखबीर लोहड़ी पार्टी में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जगबीर और स्वाति दोनों ही उस पार्टी में आते हैं। सभी लोग उन दोनों को देखते रह जाते हैं। जगबीर ने कुर्ता पजामा पहना था और स्वाति ने एक फुलकारी सूट जिसमें बहुत सुंदर लग रही थी। और पार्टी में पहुँचते ही हैप्पी लोहड़ी मम्मी जी। हैप्पी लोहड़ी पुत्र। स्वाति को फुलकारी सूट में देखकर हरजोत की तो आंखें खुली रह जाती है और वो बहुत खुश होती है। स्वाति सभी रस्मों को बहुत अच्छे से पूरा करती है और ये सब देखकर हरजोत की पड़ोसन शहनाज हरजोत से बोलती है, हरजोत बहन जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, दूसरी जात की होते हुए भी सारी रस्में कितने अच्छे से कर रही है।
एक हमारी बहू है, हमारे जीते जी ही हमारी इज्जत नहीं करती। अरे सही कह रही हो बहन जी, जात में कुछ नहीं रखा। हाँ। दूसरों के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर हरजोत को पछतावा होता है और वो अपने व्यवहार की माफी स्वाति से मांगती है। अरे पुत्र स्वाति बेटा, मैनू माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझे आपकी इसमें कोई गलती नहीं लगी माँ जी, मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ और आपने मुझे बेटी की तरह ही रखा है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि जो तुम्हें समझ आ गया कि जात पात में कुछ नहीं रखा है, सब हमारे ही देश के वासी हैं। आप सब किस चीज में लग गए? सब लोग आओ, मिलकर लोहड़ी मनाते हैं और भांगड़ा करते हैं। फिर सभी लोग मिलकर खुशी खुशी लोहड़ी मनाते हैं और भांगड़ा करते हैं।